हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जानवी's MBA पाठशाला। अब तक हमने यूनिट 3 इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स में काफ़ी चैप्टर्स को कवर किया, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी सिस्टम, इन्फ्लेशन, ओपन इकोनॉमी। आज हम यूनिट 4 पे जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड। अगर हम 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस देखें या 2020 कोविड कॉन्ट्रैक्शन देखें, प्रॉब्लम सप्लाई साइड से नहीं स्टार्ट हुई थी, प्रॉब्लम थी डिमांड कोलैप्स। इंडिया का जीडीपी 2020 क्वार्टर 1 में 23.9% तक गिरा था। फैक्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही थी, वर्कर्स भी थे, लेकिन स्पेंडिंग नहीं हो रही थी। और जब इकोनॉमी में टोटल स्पेंडिंग कोलैप्स हो जाती है, आउटपुट ऑटोमेटिकली गिरता है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक गोल्डन रूल है, इन द शॉर्ट रन आउटपुट इज डिमांड डिटरमाइंड। एग्रीगेट डिमांड इज नॉट जस्ट अ फॉर्मूला, इट इज द पल्स रेट ऑफ एन इकोनॉमी। जब एग्रीगेट डिमांड स्ट्रांग होता है तब प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता है। जब एग्रीगेट डिमांड वीक होता है तो लेऑफ्स होते हैं, बिजनेस शटडाउन होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है और डिफ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है। सो टुडे वी आर नॉट जस्ट स्टडिंग अ चैप्टर, वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ इकोनॉमिक्स ब्रीथ। डेफिनेशन सिंपल है, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल planned expenditure on final goods and services in an economy at different price levels during a given period of time. अब इसमें important words क्या थे? Total, planned, final goods और different price level। ये माइक्रो डिमांड नहीं है, ये एंटायर इकोनॉमी की डिमांड है। मैक्रो डिफरेंस समझो, माइक्रो डिमांड सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने को बोलते हैं, मैक्रो डिमांड ओवरऑल प्राइस लेवल को चेंज होना कहते हैं, यानी पूरी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आया। अगर मैं बोलूँ कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई, जैसे कि कार्स की प्राइस कम हो गई, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो वो एक माइक्रो फैक्टर होगा। लेकिन मैं बोलूँ कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में, यानी जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, उसकी ही डिमांड कम होती जा रही है या उसकी के प्राइस लेवल गिरते जा रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, तो वो होता है मैक्रो डिमांड। अगर इन्फ्लेशन 8% है और इन्फ्लेशन 4% है, उसका इम्पैक्ट प्योर परचेसिंग पावर पे पड़ता है। दो इन्फ्लेशन रेट है तो हम लोग उस हिसाब से ही अपने डिमांड रखेंगे और हमारा परचेसिंग पावर भी कहीं ना कहीं इस इन्फ्लेशन के आसपास रहेगा। अब एक कॉन्सेप्चुअल लेयर ऐड करते हैं। जीडीपी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड ही है। मतलब शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में आउटपुट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। इसलिए अगर डिमांड कम हो जाए तो आउटपुट भी कम होगा। अब रियल केस 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें क्या हुआ था? यूएस हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ, वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई, इन्वेस्टमेंट कोलैप्स हुआ, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी गिर गया। इसका रिजल्ट क्या था? ग्लोबल एग्रीगेट डिमांड कोलैप्स हुई। इंडिया डायरेक्टली हाउसिंग क्राइसिस में इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी उसकी जीडीपी भी ग्रोथ 9% से 3 to 4% पे आ गई थी। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अफेक्टेड हुए। ये शो करता है कि एग्रीगेट डिमांड इंटरकनेक्टेड होता है ग्लोबली। अब सेक्टर्स समझते हैं। हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स। इकोनॉमी एक सर्कुलर फ्लो है, जैसे कि हम ओपन इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। वन पर्सन स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू अनदर पर्सन्स इनकम। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर गवर्नमेंट
₹1,00,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, फाइनल जीडीपी इम्पैक्ट ₹1,00,000 करोड़ से ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई फिस्कल पॉलिसी पावरफुल टूल होता है. अब इसका ओवरऑल रैप अप करो इस स्लाइड को. तो हमने इसमें एक डेफिनेशन देखी जिसमें मैंने कहा कि एग्रीगेट डिमांड इज टोटल planned expenditure on final goods and services in an economy at different price levels during a given period of time. अब इसे याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है जस्ट लाइक 2 मार्कर्स में, या फिर आपको जब आपका आंसर शुरू करना है तो उसमें भी आपको डेफिनेशन लिखना होगा. इसमें हमारी बात की है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में, हाउस होल्ड्स, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन. मैंने कहा कि एक पर्सन की स्पेंडिंग दूसरे पर्सन की इनकम होती है. जैसे कि हम हाउस होल्ड्स, हम लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कुछ भी हम परचेज करते हैं. जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में हम फूड ऑर्डर करते हैं, हम उसे एंजॉय करते हैं, तो वो हम उसके लिए पे करेंगे. तो वो जो हमने पे किया वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट बिजनेसेस के लिए इनकम है. वैसे ही हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हम देते हैं, बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स देती है, तो वो हमारे और बिजनेसेस के लिए, दोनों के लिए एक एक्सपेंस है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक इनकम है. वैसे ही गवर्नमेंट को टैक्स आता है एज अ सोर्स ऑफ इनकम, बट वो हमारे ऊपर एज इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल प्रोजेक्ट्स के तरीके से हमारे ऊपर स्पेंड भी करती है. फॉरेन बायर्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से इसे कनेक्ट करो कि फॉरेन बायर्स हम इम्पोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं, फॉरेन वो लोग यहाँ इन्वेस्ट भी करते हैं. हम लोग भी वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं. तो ये एक सर्कुलर फ्लो होता है कि एक पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन के एक्सपेंस होता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब जो हमने आगे डिस्कस किया दैट हाउस होल्ड एंड फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, वो अब हम यहाँ पे इन डेप्थ समझते हैं. यहाँ पे एक फॉर्मूला है, AD इज इक्वल्स टू C+I+G प्लस नेट एक्सपोर्ट. अब हमने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा है. यस, ये GDP का भी फॉर्मूला और यही एग्रीगेट डिमांड का भी फॉर्मूला है. जैसे मैंने कहा था, C स्टैंड्स फॉर कंजप्शन, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, यानी X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड M स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स. अब हर कंपोनेंट को डेप्थ में एनालाइज करते हैं, स्टार्टिंग विथ कंजम्पशन. इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है. अप्रॉक्स 58 to 60% GDP कंजम्पशन से आता है. कंजम्पशन डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम, वेल्थ, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. एग्जाम्पल, अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर अनसर्टन है तो वो स्पेंडिंग रिड्यूस कर देंगे और इंक्रीज कर देंगे, क्या, सेविंग्स अपनी बढ़ाना शुरू कर देंगे. कोविड टाइम पे यही हुआ था. अर्बन कंजम्पशन शार्पली गिरा था बिकॉज लोग अनसर्टन थे उनकी जॉब्स को लेके. कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट केन्स ने एक्सप्लेन किया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC. अगर MPC 0.8 है, ₹100 इनकम इंक्रीज से ₹80 स्पेंडिंग होगी. मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC. यानी अगर MPC हाई है, स्मॉल इनकम इंक्रीज से लार्ज GDP इंक्रीज होता है. इंडिया रूरल डिमांड 2021 में मनरेगा स्पेंडिंग और फ्री राशन से सपोर्टेड रही. दैट स्टेबलाइज्ड AD. अब कंजम्पशन, जैसे मैंने कहा था कि हमने जो आगे 4 चीज़ें पढ़ी हाउस होल्ड, तो कंजम्पशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन हाउस होल्ड. हम जो स्पेंड करते हैं वही चीज़ डिपेंड
करती है इसमें। और हम स्पेंड किसे इस पे करेंगे, जैसे मैंने आगे समझाया था, हमारे गुड्स पे, हमारे सर्विसेज में। और जैसे मैंने समझाया कि ये क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्पोजेबल इनकम, वेल्थ पे, इंटरेस्ट रेट पे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे। अगर हमें लगता है कि आगे फ्यूचर में प्राइस किसी चीज़ की बढ़ जाएगी या किसी चीज़ का शॉर्टेज हो जाएगा, जैसे अभी एलपीजी का लोगों को ऐसा लग रहा है कि लोगों को शॉर्टेज होगा, तो कहीं ना कहीं लोग अभी उसके डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सबसे वॉलेटाइल कंपोनेंट है। ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस सेंटिमेंट्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर फैक्ट्रीज ऑलरेडी अंडर यूटिलाइज्ड है, फर्म्स इन्वेस्ट नहीं करते। इंडिया 2012 टू 2019 के बीच प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लम्प फेस में था। रीजन लो डिमांड और बैंकिंग एमपीएस। व्हाट एमपीएस? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आरबीआई रेपो रेट कट करता है, उससे क्या होगा, लोन चीप होते हैं और उससे इन्वेस्टमेंट एनकरेज होता है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लो इंटरेस्ट रेट अलोन सफिशिएंट नहीं होता। इफ बिजनेस कॉन्फिडेंस इज लो, फर्म्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। 2008 के क्राइसिस के बाद यूएस ने रेट्स ऑलमोस्ट जीरो कर दिए थे, फिर भी इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली रिकवर नहीं हुआ था। क्यों? एक्सपेक्टेशंस थे नेगेटिव। सो इन्वेस्टमेंट इज साइकोलॉजिकल प्लस फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, अब थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट रिसेशन में स्टेबलाइजर का रोल प्ले करता है। व्हेन प्राइवेट डिमांड फॉल्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करता है टू फिल अप द गैप। इसको कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। एग्जाम्पल, इंडिया बजट 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर शार्पली इंक्रीज किया था। क्यों? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वीक था, सो गवर्नमेंट ने डिमांड पुश दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर हाई होता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, स्टील सीमेंट डिमांड बढ़ती है, रूरल इनकम बूस्ट होता है। बट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग से फिनेंशियल डेफिसिट क्रिएट हो सकता है, जिससे डेट बर्डन बढ़ सकता है। सो बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेट एक्सपोर्ट्स, ओपन इकोनॉमी चैनल। नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव तब होता है जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो इंपोर्ट से। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ऑफन नेगेटिव होता है बिकॉज ऑयल इंपोर्ट्स हाई है। अगर रुपये की वैल्यू डिप्रिसिएट हुई, एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हुए, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हुए, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड इम्प्रूव हो सकता है। बट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री होने के कारण करेंसी डिप्रिसिएशन इन्फ्लेशन भी ला सकता है। सो एक्सचेंज रेट का इफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल, यूएस स्लो डाउन हुआ तो ग्लोबल डिमांड गिरेगी, उससे इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट इफेक्ट होगा और इससे एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट होगा। दिस शोज हाउ ग्लोबल शॉक्स ट्रांसमिट इनटू डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड। सो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे एक सेक्टर या एक कंपोनेंट इकोनॉमी का दूसरे इससे जुड़ा हुआ है और उससे वो सेकंड इस पे कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोप करता है। रीजन सिंपल लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, मैक्रो चैनल्स है। इसके 3 इफेक्ट है, वेल्थ इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, एक्सचेंज रेट इफेक्ट। अगर ओवरऑल प्राइस लेवल फॉल होता है
तो रियल वेल्थ इंक्रीज होती है, उससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। मनी डिमांड रिड्यूस होता है तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। डोमेस्टिक गुड्स सस्ते होंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तीन कंबाइंड इफेक्ट आउटपुट डिमांड को इंक्रीज करता है। ऑपोजिशन इन्फ्लेशन केस में हाई इन्फ्लेशन 2022 ग्लोबल पीरियड में रियल इनकम्स स्क्वीज हुई, सेंट्रल बैंक ने रेट्स इंक्रीज किए, इन्वेस्टमेंट स्लो हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड कंट्रैक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप रिफ्लेक्ट करता है मॉनेटरी सिस्टम, financial market, international trade. It is macroeconomic transmission mechanism. So आज हमने समझा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, उसका फॉर्मूला क्या है और वो क्यों डाउनवर्ड स्लोप करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि ये तीन इफेक्ट क्या है और ये किस तरह वर्क करते हैं। टिल दैट टाइम, बाय एंड कीप स्टडिंग।